हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर। तो अभी अभी जो हमने इसके यूनिट 3rd को एक ही वीडियो में कवर किया था। तो इससे पहले जस्ट हमने वीडियो डाली थी। अगर आपने यूनिट 3rd, 2nd, 1st नहीं देखे हो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमारे इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, बायोस्टैट के भी पड़े हुए हैं, तो उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सारा कुछ आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अब बात करें हम आज की इस वीडियो के बारे में, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे अपनी यूनिट 4th को। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी वीडियो हमारी 1 वीडियो कंप्लीट होने वाली है और इसमें आपको यूनिट 4th आज एक ही वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है। तो एक बात मैंने आपको 3rd यूनिट जब पढ़ा रहा था स्टार्ट की तभी बताई थी कि ये दोनों जो हमारी यूनिट है 3rd एंड 4th, इन दोनों यूनिट में हमको जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना था। और जो हमारा ये पहली प्रोग्राम था उसमें हमने 9 प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था, और ये जो हमारा इसमें 5 प्रोग्राम ओवरऑल देखा था तो लगभग 6 प्रोग्राम के बारे में हमें इस वाली यूनिट के अंदर जो है पढ़ना है, यूनिट 4th के अंदर। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूनिट 3rd नहीं देखी हो तो उसको जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि उसमें कुछ बेसिक इंट्रो, कुछ बेसिक बातें बताई गई थी जो आपको कंप्लीट चैप्टर में काम आने वाली है। उनको जाके आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। कि थोड़ा बहुत हम यहाँ भी समझेंगे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, देन एक एक करके हम सभी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। अब प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा है। तो अगर वैसे देखा जाए तो सारे के सारे प्रोग्राम ही इसके अंदर से हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि एक तो इसमें सिर्फ हमारे 5 प्रोग्राम हैं। तो 5 होने की वजह से काफ़ी चांस होते हैं कि 2-3 तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा एक है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और इसी से कुछ मिलता जुलता हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। तो यहाँ पर ये 2 ऐसे प्रोग्राम है जो हमारे बदल के एक्सचेंज होकर आते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई केस में क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइंड करके हम 10 मार्क्स में भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों को आप एक तरह से मान सकते हो एक ही हमारा, तो इसलिए ये हमारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो तंबाकू वाला क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू वो वाला बहुत बार आता है, एल्डरली वाला कई बार आता है। और बस यही मतलब 4 है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। 5 में हमारा बहुत कम देखा जाता है लेकिन आने के चांस रहते हैं। और इसकी मुझे ट्रिक भी बताया कि अगर ये आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करोगे। बाकी जो हमारा 3rd यूनिट या 4th यूनिट दोनों का हमारा मेन टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है। तो 3rd यूनिट में मैंने आपको वो चीख कर अच्छे से बताया था कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है। तो अब आपको जो है कमेंट्स में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। देखते कितने लोगों को जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पता है। और सेकंड चीज़ जो मैंने जैसे बोला था उसमें कि टाइम स्टैम्प में लगा दूंगा, तो आपको बताया कि भाई 1-1.5 घंटे वीडियो टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, इतना और भी काम है। तो आप लोग जब वीडियो देखते हो तो आप उसके टाइम स्टैम्प खुद कमेंट्स में लिख सकते हो। भाई ये बहुत ईजी काम है, आप आराम से लिख सकते हो कहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है, कौन सा टॉपिक कितने टाइम से स्टार्ट है। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट्स में टाइम स्टैम्प लिखना, जो भी है लिखना। और जो 3rd यूनिट है वो भी आपने देखा तो वो भी आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होते हैं उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली 4th यूनिट हमारी देख रहे हैं। तो शॉर्ट में समझते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या नॉर्मल है। जैसे मान लो अभी हम लोग हैं, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल है। अब क्या होगा, धीरे धीरे कोई हमारा कॉज आएगा, कोई भी फैक्टर आएगा, कोई बीमारी आएगी। जैसे मान लो अभी कोरोना आया था, तो भाई हमें तो कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना वायरस हमारा आया, वो किसी के थ्रू, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, खाना पीना, बाहर के सामान, कैसे भी क्या होगा वो वायरस हमारे अंदर पहुंच जाएगा। और धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, नॉर्मल से हो जाएंगे बीमार, या फिर हो जाएंगे डिसीज, हमारे अंदर कोई आ जाएगी। और जब हम बीमार हो जाएंगे देन हम हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे, तो वहाँ पर हम हो जाएंगे एक पेशेंट। अब अगर वो कॉम्प्लिकेशन हमारा सीरियस हो जाता है, मतलब हम लोग ठीक नहीं हो पाते, ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं, देन वो हमारे डेथ रेट को बढ़ा देगा, यानी कि हमारे मरने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे 2 वर्ड आते हैं, हमारा मरने का चांस आता है, इसको मॉर्टिलिटी बोलते हैं यानी कि डेथ रेट, और एक मॉर्बिडिटी यानी कि हम पेशेंट हो गए, बीमार होने का चांस आ गया। तो अब यहाँ पर ओवरऑल हुआ क्या कि हम अच्छे खासे हंसता खेलता इंसान था, भाई नॉर्मल था, लेकिन किसी ना किसी वजह से क्या हो गया, वो बीमार हो गया और मरने तक के चांस पे पहुंच गया। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं लगा कि कब आप बीमार हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे काम आती है हमारी गवर्नमेंट। आप लोग बोलते रहते हो ना भाई सरकार क्या करती है। सरकार बहुत सारा काम करती है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो उनकी गलती नहीं है, बहुत सारे काम करती है। तो उसी तरह के कुछ हमारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एक्चुअल में क्या करेंगे, अगर मैं इसी एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो वो हमारे क्या करेंगे, इस वाली सिचुएशन पर आपको अवेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई ये काम आपको नहीं करना है, या ये कंडीशन में आपको अपने आप को बचाना है। जैसे अभी कोरोना फैला था तो आप दिन रात कोरोना की खबर सुन रहे थे, आपके लिए गाइडलाइंस लागू की गई थी, ये करना है वो करना है, आपको न्यूज़ में दिखा रहे थे, किसी यूट्यूब चैनल की तरह, कि कहीं भी आपको क्या है अलग अलग तरीके से आपको आप तक मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी कि आपको क्या है कोरोना में मास्क यूज़ करना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, जूठा नहीं खाना है, मिलना जुलना नहीं है, दूर रहना है, आइसोलेशन रहना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कौन करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो उसी तरह के हमारे होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये मेनली हमारे क्या करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते
हैं। कैसे करेंगे? तो ये हमारी जो डिसीज़ हो रही थी इस डिसीज़ को कंट्रोल करेंगे और ओवरऑल जो हमारी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी थी इन दोनों चीज़ों को क्या करेगा? कंट्रोल कर देगा, यानी कि हमारे डिक्रीज़ कर देगा। तो यही हमारे एक्चुअल में होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि हमारे वो प्रोग्राम्स है जो एक्चुअल में हमारे बीमार होने को मतलब डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे और मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कमेंट्स में लिखा बताओ, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। अब देखो, एक मैं कुछ और टिप्स जैसे थर्ड यूनिट बना दी, लेकिन ये फोर्थ और थर्ड दोनों में आपके काम आएगी या फिफ्थ में भी काम आएगी, उसमें भी प्रोग्राम है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें करना क्या है, क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम्स है भर भर कर है वही थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई इसमें आप टोटल समझ नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, मतलब टोटल आप याद नहीं कर सकते, रट्टा लगा नहीं सकते, तो बस आपको समझनी है चीज़ों को। फिर उसको टेक्निकल टर्म एक दो यूज़ करने क्या कैसे है, जैसे सन हो गया, कौन सी मतलब डेट में हमारी वो आई थी, कौन सी ईयर में आई थी और क्या क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसी चीज़ याद करके आप अपनी लैंग्वेज में सारा कुछ बनाकर लिख कर आओगे। अब यहाँ पर हमारी एक और बात आती है। अब यहाँ पर क्या, जैसे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट डाटा को कंटेन करते हैं। भाई कोई भी में से मान लो ये मैंने लिखे थे, ये इस नोट्स में थोड़ा अलग है। अगर मान लो आप पीवी की बुक उठाते हो उसमें अलग है, ठाकुर की बुक उठाओगे अलग है, सिया की बुक उठाओगे अलग है, कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो अलग है। मतलब एकदम ऐसी कोई ऑफिशियल बुक नहीं है जो हमारे टीचर ने या फिर कॉलेज ने रेफर की हो कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए यही पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो नोट्स है वो वेरी करते हैं। तो बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप 100% श्योर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मान लो एग्जामिनर ने कहीं अलग से पढ़ाओ, आप यहाँ से लेकर आ रहे हो केयर वेल से, उसने भाई कोई बुक से देखा हो, तो वहाँ पर मैच 100% करेगा नहीं, तो भाई पूरे नंबर तो बहुत मुश्किल है। तो बस आपको क्या करना है, मेन कंटेंट ईयर ये पता करना है और अपनी लैंग्वेज में लिख कर आना है, और जितने मार्क्स मिल रहे होंगे बस कंटेंट लिख कर आना है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको पेजेस इसमें भर के भी आने हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख कर भी आनी है, और जितना हो सके उतना लिख के आना है। और जो मेरे नोट्स हैं उनको भी आप 100% चिपका कर नहीं आओगे, मुझे पता है। यहाँ भी आप क्या करोगे, मेन चीज़ देखोगे 50 मोर देन 50% आपकी खुद की लैंग्वेज होगी। तो यही सब चीज़ें हैं, इसलिए बस यही है कि इसमें आप जितना लिख पा रहे हो उतना लिख कर आओ, समझो और सारा कुछ लिखो, ठीक है। तो चलिए अब हमारा पहले प्रोग्राम पे आता है, जिसका नाम क्या है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो देखा जाए तो ये प्रोग्राम अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़े स्केल पर प्रोग्राम किया जाता है। और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो वही मैं आपको जो मैंने पहले बताया था थर्ड यूनिट में, कि आपको क्या करना है, जो इसका नाम है उससे आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये जो नाम है ना यही आपके पास आएगा, तो इसी से आपको सारी कहानी याद रखनी है। तो यहाँ पर दो हमारे नाम आ रहे हैं, एक हमारा आ रहा है फैमिली, सेकंड हमारा आ रहा है वेलफेयर। नेशनल प्रोग्राम के बारे में आप जानते हो। तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं भाई हम वेल विशर हैं आपके, या हम वेलफेयर यानी कि आपकी केयर करना चाहते हैं एक तरह से अच्छी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फैमिली की केयर करना चाहते हैं हम, कंप्लीट फैमिली की। तो ये जो प्रोग्राम है इसका मेन एम क्या रहेगा कि ये आपकी फैमिली की केयर करने वाला है, यानी कि जो आपकी टोटल फैमिली है उसकी केयर करेगा। अब केयर करने का मेन मोटिव क्या, पहले मैं आपको देसी में शुद्ध समझा दे रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा आप टेक्निकल टर्म में सारा समझ लेना। तो मेन जो हमारे प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग केयर क्या होती है कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी कि अगर आपकी जो फैमिली है वो अगर आपकी स्मॉल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, देन आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकते हो, लोगों को चीज़ें मिलेंगी। और पॉपुलेशन अपने देश की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस प्रोग्राम का मेन एम यही था कि यहाँ पर वो आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में समझा सकें। और फैमिली स्मॉल यानी कि ऐसा नहीं है कि फैमिली बहुत बड़ी है, आपको स्मॉल फैमिली रखनी है, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, 2 बच्चे रखने हैं, और कॉन्ट्रासेप्ट का यूज़ कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे मतलब रिप्रोडक्शन को कैसे डिक्रीज करना है। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर हमारा ये प्रोग्राम पूरी का पूरे बातें करता है। तो जनरल फंड आप समझ गए कि ये प्रोग्राम क्या करता है। अब बोलोगे कि भाई सिर्फ इतना ही करता है कि ये केवल मतलब क्या कर रहा है, बच्चे पैदा कम करवा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहा है, साथ में केयर भी कर रहा है। केयर किनकी कर रहा है, मदर्स एंड चाइल्ड, जो हमारे बच्चे हैं उनकी और माँ लोगों की, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा केयर करता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो हमारा ये नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, ये दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि सेकंड प्रोग्राम तो ओवरऑल हमारा मदर एंड चाइल्ड पे है। तो अगर इसमें आपको चीज़ें पढ़ लेते हो तो वो चीज़ें आपके नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में भी काम आएंगी अच्छे से। तो बेसिक फंडा आप समझ गए होंगे इस प्रोग्राम का कि मेनली क्या है, ये हम लोगों की जो फैमिली पूरी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रहा है, उनकी केयर कर रहा है, और मेनली ये मदर एंड चाइल्ड की केयर करने के लिए होता है। और इसके अलावा ये हमारा क्या करता है प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग के लिए, मतलब हमको मोटिवेट करता है कि फैमिली प्लानिंग अच्छी करो, स्मॉल फैमिली रखो, और 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं, और उनकी भी हिफाजत कैसे करनी है, उनको डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब चीज़ों में हमारी क्या करते हैं, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये हमारा लॉन्च हुआ था 1952 में। अब थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो फैमिली वेलफेयर इज नॉट ओनली प्लानिंग ऑफ बर्थ, यानी कि जो फैमिली वेलफेयर ये केवल इसके लिए नहीं होता कि यहाँ पर आपको बर्थ यानी कि बच्चे कैसे पैदा करना है उसके बारे में, इट अबाउट द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली, यानी कि ये जो केयर हमारी पूरी फैमिली की कैसे करनी है उसके बारे में, यानी कि टोटल फैमिली हेल्थ केयर। यानी कि इसका एक तरह से बोले तो फैमिली वेलफेयर इज अ टोटल फैमिली हेल्थ केयर, यानी कि टोटल पूरी फैमिली की हेल्थ केयर कैसे रखनी है। अब द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ हाई प्रायोरिटी इन इंडिया, ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहता है, क्योंकि इसके अंदर देखो आपको पता है कि अपना देश जो है संस्कृति हुआ है, और अपने देश में बहुत सेंसिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे माँ और बच्चे का प्यार। तो इसीलिए ये जो हमारे प्रोग्राम है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि इसमें माँ की जब बात आती है तो माँ होती है, आपको पता है, तो फिर समझ लो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है,
कि जब बात माँ की आती है तो आपको पता है सारे बच्चे सीरियस हो जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा केयर से चलाए जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है और बहुत अच्छे से इन प्रोग्राम को हैंडल किया जाता है और एक एक चीज़ इनकी बहुत अच्छे से चलती है। तो अब इन प्रोग्राम के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा खुद भी बनाकर लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो बाकी वही है कि ये फैमिली प्रोग्राम है, इसे हाई प्रायोरिटी पे रहता है बिकॉज इट्स सक्सेस डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर डिपेंड होता है कि लाइफ हमारी कैसी चल रही है। अब इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब जो हमारा इंडिया है वो पहला देश था जिसने हमारी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर यहाँ पे काम किया था। अब इसी को जो है हम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, नेशनल फैमिली प्लानिंग बोल दिया बस यहाँ पर, और वैसे इसका नाम क्या है, वेलफेयर प्रोग्राम। प्लानिंग इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पर मेन काम हमारा क्या है कि हम फैमिली को कैसे प्लान करेंगे, कैसे मतलब फैमिली प्लानिंग कैसे करेंगे, उसी के बारे में होता है। तो ये हमारा लॉन्च हुआ था 1952 में हुआ था। अब इसी के साथ एक और प्रोग्राम है जो हमारी गवर्नमेंट ने 1994 में, यानी कि इसके बहुत साल बाद लॉन्च किया था, जिसका नाम है था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो ये भी मेनली हमारा क्या करेगा, जो हमारी बाकी की सर्विस है उनको बूस्टअप करेगा, यानी कि कैसे मतलब कोई प्रेग्नेंट वगैरह हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे संभालना है, तो इन्हीं सब के लिए हमारा आया हुआ था। अब जब प्रोग्राम का जो मेन एम हमारा क्या है वही है कि जो इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, जो मैंने बोला कि ओवरऑल वैसे हमारे टोटल फैमिली के लिए है, लेकिन मेन एम हमारे रहते हैं मदर एंड चिल्ड्रन रहते हैं यहाँ पर। तो द करंट स्ट्रेटजी इज टू इनकरेज स्मॉल फैमिली, जो अभी करंटली इसकी स्ट्रेटजी चल रही है कि कैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो वही है कि एनकरेज करेंगे हम स्मॉल फैमिली को, फैमिली ज़्यादा बड़ी ना हो, एंड आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। एंड इसमें आल्सो हम वो करेंगे कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं जिंदगी, उनकी लाइफ को हम क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें यहाँ पर। अब अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि भाई क्या क्या उद्देश्य है हमारे इस प्रोग्राम के, तो वही देखो एक एक वर्ड आपको क्या बार बार घूम फिर के आ रहा है, तो बस आप कुछ वर्ड को यानी कि आप एक बार अगर इंट्रो अच्छे से याद कर लोगे ना, सारी कहानी आपके लिए अच्छे से हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रमोट द स्मॉल फैमिली एडेप्टेशन, यानी कि यहाँ पर क्या है कि हमें ये करना है, जो स्मॉल फैमिली प्लानिंग होती है इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार, वो वाली एडेप्टेशन आपको लेनी है, वो वाली प्रथा आपको चलानी है। टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आपको यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को थोड़ा सा क्या करना है, डाउन करना है। टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड, तो स्पेसिंग मेथड एक्चुअल में हमारा क्या होता है कि जैसे आपने मान लो एक बच्चा कर लिया, तो अब आप थोड़ा सा गैप दो, और थोड़ा गैप देने के बाद आप दूसरा बच्चा करोगे 2-3 साल के अंदर 4 में, तो इससे क्या होगा, आप 2 करोगे और आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से रहोगे, पहले वाले को आप अच्छे से ग्रोथ कर लोगे। अब क्या होता है, हर साल अगर कोई करेगा तो क्या होता है, छोटे छोटे जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो उनको हैंडल और केयर करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए है कि टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड, यानी कि स्पेस दे देकर अगर बच्चे करेंगे तो अच्छा मतलब होगा। टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई और कॉन्ट्रासेप्टिव टू ऑल एलिजिबल कपल विद इन ईच रीच, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई हमको फैमिली प्लानिंग कम करनी है, तो उसके लिए हमको क्या कॉन्ट्रासेप्टिक्स का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ये जितने भी कपल्स होंगे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिक पहुँचाया जाए। टू प्रोवाइड नीड बेस्ड डिमांड हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ केयर, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ केयर वाला, यहाँ पर रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है, तो इनको मतलब डिमांड हाई है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचाएं कि वो बच्चों की और मदर लोगों की केयर कर सके। लास्ट में क्या है, टू डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो सबसे लास्ट में क्या है कि मोर्टेलिटी रेट कम हो, यानी कि जो बच्चे डेथ कर जाते हैं तो उनका रेट यहाँ पर क्या हो, कम हो। तो अब यहाँ पर अगर हम गोल के बारे में बात करें कि भाई ये ऑब्जेक्टिव ये उद्देश्य था, लेकिन मेन एक्चुअल में यहाँ पर हमें इस पूरे प्रोग्राम में करना क्या है, तो यहाँ पर 4 हमको चीज़ें करनी है, जिसको डिक्रीज करना है और एक चीज़ को हमें इंक्रीज करना है। क्या है, रिप्रोडक्शन रेट, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको कम करना है, फैमिली साइज कम करना है, डेथ रेट कम करना है और बर्थ रेट कम करना है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, मरने भी कम देना है और पैदा भी कम होने देना है। तो ये इस तरह से बैलेंस बनाना है, यानी कि जो पहले से बहुत लोग हैं उन्हीं को हम मैनेज करना है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है, टू रेज द कपल प्रोटेक्शन रेट, यानी कि जो कपल है वो प्रोटेक्शन रेट को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो देखो यो बात है यहाँ थी, वही बात है जहाँ, तो यही हमारे प्रोग्राम से सारी बातें वही है। आप एक बार समझ जाओ, आपके दिमाग में चीज़ें समझ जाएंगी, देन आप उसके बारे में अच्छे से लिखकर आ जाओगे। बस 2-3 पॉइंट आप उठा लो, जैसे यहाँ पर आपने एक पॉइंट उठा सकते हो, 4 चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, फैमिली साइज और रिप्रोडक्शन रेट। एक बढ़ रही है प्रोटेक्शन रेट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में याद कर लो मेनली क्या है, स्मॉल फैमिली बनानी है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना है, स्पेसिंग मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर एक नया प्रोग्राम रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम हम कर सकते हैं, और मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। तो इस तरह आप 4-5 चीज़ों को ऐसे पढ़ोगे ना, तभी आपको ये प्रोग्राम जो है याद रहने हैं। अब एक यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आता है इंटरेस्टिंग, वो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं हमारे पूरे मतलब मेन प्रोग्राम के अंदर, जिनमें आप खुद से बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो। अब यहाँ पर बात हो रही है फार्मासिस्ट की, तो भाई आप सारे लोग फार्मासिस्ट हो, तो आप जितने अपने बारे में लिख सको, जितने अपने तारीफों के बल पांच अपने बारे में लिख सकोगे, उतना आपके लिए कम होगा। तो वही है यहाँ पर फार्मासिस्ट की, यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है कि आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, तो आप थोड़ा सा सोच विचार कर भी लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है कि फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड नॉलेज ऑन फैमिली प्लानिंग मेथड, यानी कि फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, किसी भी कपल के साथ डिस्कस कर सकता है फैमिली प्लानिंग को, कि आपको कैसे करना है, स्पेसिंग मेथड के
फ़ायदे बता सकता है, कैसे रोकने ये सब चीज़ें कर सकता है। तो ये हमारा है गया नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। आगे आल्सो हेल्प क्लाइंट इन मेकिंग इन्फॉर्म चॉइस, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो क्लाइंट्स हमारे हैं पेशेंट, उनको चॉइस क्या ले, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। फिर दे कैन डिस्ट्रीब्यूट फैमिली प्लानिंग लिटरेचर फ्री, वो क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो मतलब लिटरेचर हो गया या कोई ज्ञान वो फ्री में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक आध कभी कभी क्लास वगैरह भी लगा सकते हैं। दे कैन स्प्रेड मैसेज ऑफ स्मॉल फैमिली, ये मतलब स्मॉल फैमिली होनी चाहिए उसके बारे में मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। बाकी और भी है फार्मासिस्ट की, भाई कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह पे मतलब फ़ायदे बता सकते हैं, कैसे उसको कम करना है ये बता सकते हैं, मतलब बच्चे कैसे करने हैं, और हम दो हमारे दो के फ़ायदे बता सकते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार के फ़ायदे बता सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें लिख सकते हो अंदर। अब सबसे लास्ट में हमारे आते हैं फंक्शन एंड आउटकम्स ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मतलब एक्शन वो कर रहे हैं, उन्होंने ये मेजर किया है यहाँ पर कि डिक्लाइन बर्थ रेट हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, बेनिफिशियल यानी कि कम हुआ है यहाँ पर। उसके बाद रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, जो वुमेन्स हैं उनके लिए मैरिज की एज बढ़ा दी है, क्योंकि भाई आपको पता है कि अगर जल्दी मैरिज होगी 16, 17 या 18 साल पर, अगर जल्दी, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कोई अपोज वगैरह, जस्ट एक मतलब एजुकेशन अपने तो पढ़ रहे हैं बस समझ लो। तो यहाँ पर अगर जल्दी मैरिज होगी तो क्या होगा, भाई जल्दी बच्चे होंगे, क्योंकि भाई जो सास ससुर के होते हैं वो कहते हैं भाई जल्दी करो, हमें खेलना है, हमें खेलना है, तो यहाँ पर जल्दी होंगे और जल्दी हो जाएंगे तो फिर और जल्दी। तो अगर कोई किसी की एज 25-26 साल में जाके होगी तो ऑब्वियसली बात है वो 1 या 2 या मैक्सिमम जो है 3 बच्चे ही कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि थोड़ी सी अगर एज यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, रेजिंग द एज, तो यहाँ पर जो चाइल्ड हैं वो थोड़े से ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पर सेक्स एजुकेशन टू एडोलसेंट एंड एडल्ट इन स्कूल एंड कॉलेज, तो जो सेक्स एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए हमारे स्कूल और कॉलेज में, जो आज तक नहीं हो पा रहा है, और ऐसा मुश्किल ही है कि कभी होगा, क्योंकि अपना देश संस्कृतियों का देश है। तो अपने देश में ये खुले में बातें करना एकदम पॉसिबल नहीं है, ना इतना कुछ होता है। कई जगह अर्बन एरियाज में हो भी रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है ज़्यादातर। तो इसीलिए ये मतलब मुहिम चलाई जा रही है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। पंचायत वेब सीरीज अगर देखी होगी तो वहाँ उन्होंने एक डायलॉग लिख दिया था, 2 बच्चे हैं मीठी कीर बाकी बवासीर, तो उसी पे पूरा का पूरा बवाल हो गया था। तो यही है अपने गाँव क्षेत्र का हाल कि वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब एकदम एजुकेटेड नहीं है, और एकदम आप ऐसे खुले में ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो, यही है। बाकी यहाँ पर है मोटिवेटेड ईच एलिजिबल कपल टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ हैविंग 2 चिल्ड्रन। देखो वही वाला जो डायलॉग है वही आ गया कि यहाँ पर हमारे जो एलिजिबल कपल्स हैं, यानी कि शादी हो गई है, वो उन्हें बच्चे कर रहे हैं, तो उनको ये समझाना है कि 2 बच्चे काफ़ी ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है, आप इतनों से काम चला सकते हो। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक्स टू एलिजिबल कपल एट देयर इफेक्ट हेल्थ एजुकेशन। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिक है उसकी अवेयरनेस बतानी कि क्या क्या आपके फायदे हो सकते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए फंक्शन आउटपुट में आपको 4-5 चीज़ें मिली कि एक तो हमारा जो बर्थ रेट को डिक्लाइन किया है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा है, वुमेन्स की एज को हम बढ़ा सकते हैं, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो एलिजिबल कपल उनको फ़ायदे बता सकते हैं कि 2 बच्चों के क्या फ़ायदे होते हैं, 2 ही रखो। उसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिक्स हैं उनके हम मतलब अवेयर कर सकते हैं उनके बारे में। तो ये कुछ आउटकम्स एंड फंक्शन थे जो हमारे थे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आई होप आपको ये इसकी कहानी समझ आ गई होगी। अब सेकंड हमारा आज की इस यूनिट का प्रोग्राम आता है नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। तो यहाँ पर देखो मेन हमारा जो कंटेंट है वो क्या है, मदर एंड चाइल्ड है। तो इनके लिए हम कितनी क्या कर सकते हैं, तो पहले ही बता दूं कि ये प्रोग्राम एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो एग्जाम में आने के भी चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। फैमिली वेलफेयर भी था तो इसको भी चलो ध्यान से पढ़ते हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जनरल इंट्रो समझे तो यहाँ पर क्या हो रही है कि इस पूरे प्रोग्राम का एक ही मुद्दा है कि हमको मदर एंड चाइल्ड इन दोनों लोगों की क्या करनी है, हिफाजत करनी, दोनों लोगों को क्या है सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, इनकी केयर करनी है। तो मेन एम यही है। अब इस मेन एम को हमारे WHO ने कैसे बोला है, तो अकॉर्डिंग टू WHO मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। अब यहाँ पर इसको जो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस भी बोलते हैं, क्योंकि मैटरनल हो गया मदर के लिए और चाइल्ड तो चाइल्ड हमारे बच्चे हैं ही। तो अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ पर क्या है, प्रमोटिंग, प्रिवेंटिंग, थेराप्यूटिक एंड रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी और केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम यहाँ पर हमको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला हमें प्रमोट करनी है केयर, दूसरा हमें प्रिवेंट करना है, तीसरा हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट्स शो करनी है, चौथा हमें रिहेबिलिटेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू WHO मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि ये सर्विस हमारी 4 चीज़ों में है, प्रमोटिंग, प्रिवेंटिंग, थेराप्यूटिक और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी और केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड। यानी कि मदर एंड चाइल्ड के लिए हमारी ये 4 चीज़ें, हम किसी मतलब जो सर्विस है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रिवेंट कर रहे हैं डिसीज़ वगैरह से इन चीज़ों को, थेरापेटिक यानी कि जो हम चीज़ों का यूज़ करें उनको थोड़ी वैल्यू मिले, और रिहेबिलिटेशन अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कर सके, दोबारा से रिहेबिलिटेशन मतलब सिंपल होता है उनको दोबारा से बैक टू मतलब नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सके और साथ में उनकी केयर कर सके। तो ये हमारा मेन हमारा होता है। तो ऑफिशियल मुद्दा ये 4 वर्ड आप याद, मैंने बोला ना टेक्निकल टर्म याद करो, बाकी कहानी आप खुद बनाकर लिख दोगे कि दीज आर दोज प्रोग्राम विच आर बेसिकली यूज फॉर द केयर ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एनी अदर थिंग। और इसमें हम ये 4 बातें करेंगे, प्रमोट करेंगे हम सर्विस
सेशन में प्रमोट करेंगे हेल्थ को, प्रिवेंट करेंगे डिसीज से, थेरापेटिक इफेक्ट देंगे हेल्थ के लिए, रिहेबिलिटेशन यानी कि नॉर्मल स्टेज में वापस लेके आएंगे। तो इस तरह आप कहानी लेकर आ सकते हो। इसके बाद देखा जाए तो इट इज़ एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट सर्विस फॉर मदर एंड चाइल्ड। देखो वही कहानी आ गई कि हमारी क्या है, एसेंशियल बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट सर्विस है हमारी मदर एंड चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैटरनल एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड फ्रेमवर्क, यानी कि इस प्रोग्राम में वैसे हमारी कोई प्रॉपर डेट नहीं है। अब प्रॉपर डेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोई एक प्रोग्राम नहीं है, इस प्रोग्राम के अंदर हमारे अंदर और भी प्रोग्राम आते हैं, इसीलिए ये कोई एक फिक्स एक प्रोग्राम नहीं है। तो 2013 में गवर्नमेंट ने इसका एक फ्रेमवर्क बनाया कि कैसे क्या काम करना है। तो द मेन एम इज टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो मेन एम हमारे इस पूरे प्रोग्राम का निकल के आता है, एक तो ये हमारी 4 चीज़ें हो गई, प्रमोट ये करना, लेकिन एक मेन एम क्या निकल के आता है कि हमको जो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट है पूरे वुमेन्स के, वो क्या करना है, कम करना है, और चिल्ड्रन के। अब एक और चीज़ मैं आपको फंडा बता दूँ। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हमारे एक्चुअल में होते क्या है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि एक तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट को कम कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, डिसीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब सारे के सारे प्रोग्राम में हमारे असल में, तो अगर आपको कोई प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें आपको कम पड़ रही हैं, देन आप ये पॉइंट उस जगह पे इन्वॉल्व कर सकते हो कि द मेन एम ऑफ या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या है कि हमको मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट कम करना है किसी भी बंदे का, और हमको डिसीज कंट्रोल करनी है। तो बस ये चीज़ आप यहाँ पर बनाकर लिख कर आ सकते हो। तो द मेन एम इज टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। हमको बच्चे और जो माँ लोग हैं उनकी क्या करनी है, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट को कम करना है। तो द फ्रेमवर्क हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। तो जो हमारा फ्रेमवर्क इस पूरे में बनाया गया था, उन्होंने यहाँ पर समझा कि हम हेल्थ केयर सर्विस को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज़ वगैरह करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें कि क्या क्या हम यहाँ पर मतलब कर सकते हैं, तो टू गिव द यूजफुल नॉलेज टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि सबसे पहले देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इस चीज़ को आप याद कैसे रखोगे। तो अब मान लो कि भाई कोई लेडीज़ आपके सामने है या माँ लोग हैं जो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। यानी कि पहला पॉइंट आपका इससे बन जाएगा क्या कि टू गिव द यूजफुल नॉलेज टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि माँ लोगों को आपको करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर क्या खतरा होगा, जब भाई नए नए होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, तो खतरा बना रहता है बच्चे पर। तो टू रिड्यूस फीटल एंड इन्फेंट डेथ, यानी कि सबसे कम हमें क्या करना है, फीटल बच्चे की और जो मतलब नया बच्चा, इन फीटल मतलब हो गया जब पेट में है, और इन्फेंट जैसे ही वो थोड़े दिन का होता है, कुछ टाइम का पैदा हुआ बच्चा होता है, तो उनको बचाना है हमें, उनकी डेथ वगैरह ना हो। तो टू रिड्यूस फीटल एंड इन्फेंट डेथ। तीसरा क्या होगा, इसके लिए क्या करना है, हमें उन्हें बढ़िया न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो टू इम्प्रूव, यहाँ पर इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन एंड वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। यानी कि हम उन मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को ये सिखाना है कि आप अच्छा खाना पीना लो और कैसे आप अपने आप को सैनिटाइज यानी कि साफ सुथरा रखोगे, क्योंकि जब बच्चा होगा वो थोड़ा सा सेंसिटिव होगा हमारा स्टार्टिंग में। उसके अलावा कि अगर भाई कोई प्रेग्नेंट हुआ और उसको अबॉर्शन करवाना है, तो वो अर्ली अबॉर्शन करवाए, ऐसा नहीं बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में करवाए, पिल्स वगैरह का यूज़ करें, ये कंडीशन है। और लास्ट में क्या है, टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो बीमारियां उनको यहाँ पर होने से बचाना है। और यहाँ पर क्या है, अर्ली ANC का मतलब होता है एंटी नेटल केयर। एंटी नेटल का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब वो बेबी है, नेटल हम एक तरह से बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो अभी हुआ नहीं है, मतलब उस कंडीशन में एंटी नेटल कंडीशन है, यानी कि मतलब बच्चा आया नहीं है, वह डिलीवरी अभी हुई नहीं है, तो उससे पहले की कंडीशन जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें हम क्या करना है, हमको अच्छे से मतलब ख्याल रखना है और रजिस्टर वगैरह करवा देना है। यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी खबर आए, हमारे जो प्रोग्राम है उसमें रजिस्टर करवा दो, जिससे जो प्रोग्राम वाले हैं वो आप लोग की क्या कर सकें, अच्छे से केयर कर सकें। तो यही एक्चुअल में हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। आप शॉर्ट में अगर देखें तो भाई कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडीज है उसको पहले हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि बच्चे की कैसे ख्याल रखना है, कैसे आपको अपने आप का ख्याल रखना है, अभी क्या खाना पीना। आपने देखा होगा भाई हर कोई जैसे कि प्रेग्नेंट होगा, उनकी जो माँ लोग हैं या सास लोग हैं, तुरंत आपको बताते हैं बेटा आप ज़्यादा भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, संभल के बैठो, ये करो, ये काम मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो ये नॉलेज है बहुत सारी उनको मिलने लग जाती है। देन उनको प्रिवेंट कैसे रखना है अपने आप को, देन एंटी नेटल केयर, यानी कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले उनकी प्रॉपर केयर करनी है। और अगर अबॉर्शन करवाना है तो जल्दी करवाना है। और फीटल एंड इन्फेंट डेथ, जो कहते हैं ना कि भाई मिस कैरेज हो गया, तो उस मिस कैरेज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बचाना है। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट चाहिए, तो न्यूट्रिशन, वाटर, सैनिटेशन प्रॉपर ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये हमारे इस पूरे मतलब मदर एंड चाइल्ड केयर के पूरे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। और मेनली देखा जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये रखा गया हमारा में। अब कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ STD एंड एड्स। तो यहाँ पर जो जैसे कई केस में क्या है कि जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उस वुमेन से बच्चे के अंदर कई बीमारी हमारी फैल जाती हैं, क्योंकि भाई पूरा का पूरा ब्लड ही ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन
कंडीशन में हमको प्रिवेंट करना है, टाइम टू टाइम सारे चेकअप करवा देने हैं कि कोई एसटीडी डिसीज ना हो या कोई एड्स वगैरह ना हो। एसटीडी डिसीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स हमारा जो HIV वायरस की वजह से होता है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट है जो हमारा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी हमारी सारी ऐसी चीज़ आती है कि कैसे चाइल्ड वो सर्वाइव कर रहा है पूरा और कैसे उसको हम सेव कर सकते हैं, मदर अपने बच्चों को कैसे बचा सकती है। फिर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन मॉनिटर वगैरह कर सकते हैं। फिर फैमिली प्लानिंग सर्विस ये कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी सर्विसेज क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से हमारी सर्विस हैं जो इस मतलब मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आती है। तो मैंने इसके कुछ 4-5 लिखे हैं, वैसे और भी हो सकते हैं। तो पहला हमारे यहाँ आता है जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना को हम जो है यहाँ पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी बोलते हैं, यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बोलते हैं। तो ये हमारा लॉन्च हुआ था 1 जून 2011 में हुआ था और इसका मेन एम क्या था कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसके बाद ये प्रोग्राम हमारा 2013 में एक्सपेंड हो गया और ये हमारा अब क्या करने लग गया कि जो एंटीनेटल और पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचाने लग गया। एंटीनेटल मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तब, पोस्ट नेटल बच्चा पैदा होने के बाद। तो जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमार हो सकता है बच्चा, तो उस चीज़ को बचाने के लिए मतलब उसको केयर करने के लिए हमारा जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम बनाया गया। इसके बाद इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टिलिटी। तो वही है कि यहाँ पर जो बीमार हो रहे थे उनको बचाने के लिए था, तो उसमें जो बीमार बच्चे हैं वो डेथ ना कर दें, तो उस चीज़ को प्रिवेंट और कम करने के लिए ये हमारा बनाया गया। इसके अलावा बाई प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी टू पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, बाकी जो मतलब पुअर लेडीज़ हैं जिनके पास पुअर मतलब प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है डिलीवरी करने के लिए, उनके लिए भी ये केयर प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारा हो गया जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप अच्छे से और देख लेना, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। सेकंड हमारे यहाँ प्रोग्राम आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो प्रधानमंत्री मातृत्व मतलब माँ के लिए ये वर्ड हमारे डिनोट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। तो ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ 2016 में और इनका जो मेन एम क्या था कि टू इंश्योर द क्वालिटी एंटीनेटल केयर एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन ऑन 9th of every month। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी होने वाली है तो उस चीज़ को ये डिटेक्ट करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, एंटीनेटल केयर, यानी कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ डिलीवरी के टाइम पर ये केयर करते हैं। अब इनका केयर का मेन मुद्दा क्या होता है, तो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि भाई डिलीवरी के टाइम पर क्या होगा कि माँ नहीं बचा सके हम और बच्चा ये आ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे ये प्रोग्राम काम आ रहा है कि वहाँ पर मातृत्व अभियान भी है, यानी कि हम सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें और अच्छे से डिलीवरी हो कि भाई माँ को कुछ ना हो। तो ये कंडीशन हमारी होती है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है हमारा। अब थर्ड इसमें हमारा आता है लक्ष्य। तो ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ था 11 दिसंबर 2017 को। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने ये प्रोग्राम ज़्यादा मतलब टाइम नहीं हुआ, 2017 में लॉन्च किया रिसेंटली। अब इनका मेन एम क्या था कि ये इंप्रूव कर सकें लेबर रूम क्वालिटी को। अब लेबर रूम हमारा क्या होता है, लेबर रूम एक्चुअल में वो रूम है जिसके अंदर डिलीवरी होनी है बच्चे की, तो इसी को हम लेबर रूम बोलते हैं। तो उसमें प्रॉपर फैसिलिटी हो सके और इंप्रूव कर सके। एंड मैटरनिटी ऑब्जर्वेशन सेंटर, या फिर इसमें ऑपरेशन वगैरह भी जो भी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर किसी को C टाइप देना पड़ता है तो वो ट्रीटमेंट भी क्या है इस वाले रूम में हो सके। तो बस लेबर रूम को अच्छा सा ट्रीटमेंट मतलब अच्छा प्रोवाइड कर सके। फोर्थ हमारा आता है फैमिली वेस्ट न्यू बॉर्न केयर। तो ये हमारा FVNC फैसिलिटी वेस्ट न्यू बॉर्न, यानी कि फैसिलिटी, तो इसके ये हमारा अंदर आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के, ये हमारा अंदर आता है। और इसका मेन हमें क्या है कि जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके स्टेटस को इंप्रूव कर सकें, उनकी केयर वगैरह को हम क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कई मतलब मूवीज़ में, शायद आपने कहीं देखा होगा कि जैसे बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन उसके कुछ टाइम बाद तक भी क्या है जो लेडीज़ हैं वो हॉस्पिटल में रहती हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर काम आता है कि इसका मेन मतलब क्या है कि जो बच्चा पैदा हो चुका है अब उसको यहाँ पर क्या करना है कि हमें प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कुछ टाइम के लिए, इसेंशियल होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है और उसके कुछ टाइम तक क्योंकि उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो ये सब हमारे इस मतलब पूरे प्रोग्राम में पहुँचाया जाता है। अब ये जो प्रोग्राम है ये क्या है 4 बेडेड मतलब यूनिट कंटेन करता है, 4 बेड होंगे जहाँ पर, और न्यू बॉर्न केयर करेगा, जो नए बच्चे हैं उनकी केयर करेगा। अब यहाँ पर एक और आता है हमारा प्रोग्राम नवजोत शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यानी कि NSS के नवजोत शिशु कार्यक्रम सुरक्षा कार्यक्रम। तो ये हमारा इनिशिएट किया गया था सितंबर 2009 में किया गया था हमारा। तो ये भी प्रोग्राम हमारा कुछ इसी की तरह था जो हमारा FVNC है, यानी कि फैसिलिटी वेस्ट न्यू बोर्ड प्रोग्राम, इसी की तरह कि यहाँ भी हमें न्यू बॉर्न केयर बेबी का केयर करनी है। तो अब अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ तो हमने 5 प्रोग्राम के बारे में बात की, जहाँ पर पहला हमारा था जननी सुरक्षा योजना, यानी कि जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो इसमें मेनली हमने क्या देखा कि यहाँ पर प्रेगनेंसी अभी मतलब हुई है केवल, तो हमें क्या करना है उस प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है, अच्छे से समझना। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया प्रेगनेंसी हो गई, इससे आपको ये 5 प्रोग्राम अच्छे से याद हो सकेंगे। तो 2011 में जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसमें क्या हुआ प्रेग्नेंट जो वुमेन हो उसमें
उसमें। उसके बाद हमें एंटीनेटल और पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रख के, सारे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रख के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट और चीज़ों को मतलब केयर करनी है, यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कुछ बीमार ना हो। अब सेकंड हमारा आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो यहाँ पर हमारी क्या हुई, प्रेगनेंसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर है कि जो डिलीवरी वगैरह हो रही है तो डिलीवरी के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो, सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, हम प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सके। तो यानी कि प्रेगनेंसी डिटेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे आपने होता है कि भाई अब होने वाला है, डिलीवरी का मतलब एकदम टाइम आ जाता है तो लेबर पेन भी बहुत तेज होने लगता है कि अब बच्चा मतलब डिलीवर होने वाला है, तो उस वाली कंडीशन को ये जो हमारी योजना है ये डिटेक्ट कर सके और प्रॉपर डिलीवरी करवा सके। तो ये हमारा यहाँ पर था 2016 में ये प्रोग्राम आया था। अब थर्ड हमारा आता है लक्ष्य। तो पहले प्रोग्राम में प्रेगनेंसी हो गई, दूसरे में हमने डिटेक्ट कर लिया कि भाई अब होने वाली डिलीवरी, तीसरे में हम क्या करेंगे, डिलीवरी जहाँ पे होती है तो उसको हम लेबर रूम बोलते हैं या मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकें और प्रॉपर मतलब फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो जो लक्ष्य है ये हमारा 2017 में आया था 11 दिसंबर, और इसका मेन एम क्या था कि ये हमारे जो इम्प्रूव कर सके लेबर रूम को और लेबर रूम क्वालिटी को हमें पहुँचा सके, और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर हो जाए। तो देखो 2016, 2017 और ये 2011, 2016 और 2017 में हमारा आया लक्ष्य वाला। अब इसके बाद हमारे जो फैसिलिटी बेस्ड न्यू प्रोग्राम, ये हमारा ये था नवजोत शिशु सुरक्षा योजना। ये हमारा 2009 कम में आया था, लेकिन इनका मेन एम हमारा क्या था कि जो बच्चे पैदा हो गए, यहाँ पर लेबर रूम में हमारे बच्चे आ गए, पैदा हो गए, तो जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो नए बच्चे पैदा हैं, उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके, कुछ टाइम के लिए इसेंशियल चीज़ें जो उन्हें चाहिए तुरंत वो उनको प्रोवाइड कर सके। तो ये थे हमारे 5 प्रोग्राम। तो अब अगर हम बात करें ओवरऑल इस मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, थोड़ी बहुत बातें आप जान गए हो। अब इसके साथ ऑब्जेक्टिव मिल गए, कंपोनेंट मिल गए, और ये जो मेन थे प्रोग्राम इसके अंदर वो आपने लिख लिए। अब इसके जो फंक्शन आउटकम्स है वो यहाँ पर नहीं लिखे होंगे, थोड़ा बहुत आप खुद भी सर्च करके लिख सकते हो, वरना आप बनाकर लिख देना कि आउटकम्स क्या बनाने हैं। तो यहाँ पर मदर की मतलब प्रॉपर केयर की जा रही है, और जो ये प्रोग्राम एक्चुअल में ये हमारे इसी के आउटकम्स है, यानी कि इसी जो हमारा मदर केयर प्रोग्राम है इसी के अंतर्गत, यानी कि इसी के अंडर में तो हमारे ये प्रोग्राम बने हैं, तो ये भी हमारे एक तरह से आउटकम्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये इतना आप लिख कर आ जाओगे, ये भी आपका मोर देन इनफ हो जाएगा हमारा। बाकी थोड़ी बहुत कहानी आप खुद भी बनाकर आ सकते हो। तो अब हमारा थर्ड यहाँ पर प्रोग्राम आता है इस यूनिट का, नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम। तो देखो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सिंपल है कि यहाँ पर पहले आपको बताना है तंबाकू के बारे में कि तंबाकू क्या है। तो अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत हम जाने यहाँ पर, तो देखो सिंपल सी बात है, आप तंबाकू के बारे में क्या जानते हो। तो तंबाकू एक तरह से हमारा धूम्रपान, जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी तंबाकू में मतलब आ जाती हैं। और तंबाकू एक बहुत ही ज़्यादा हमारा हजार्ड सब्सटेंस है। क्यों है? क्योंकि ये भाई कैंसर कॉज करता है। आप लोगों ने जो गंदे गंदे फोटो बने देखे होंगे किसी डब्बे के पीछे, दूसरा डब्बा मत समझ लेना, मतलब जिसपे मुंह गंदा होता है, मुंह पे मतलब छाले वगैरह पूरा गलगत्ता होता है, तो वो वाले मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि तंबाकू कॉज कैंसर, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, उसको खाते पीते हैं। तो बस वही मैं बता रहा हूँ कि उस तंबाकू को प्रिवेंट करने के लिए, उसके रिस्क को रोकने के लिए, उससे मौत जो हो रही है उसको रोकने के लिए ये प्रोग्राम हमारा बनाया गया है। और वो तंबाकू की सेल ना हो, उस तंबाकू के एडवर्टाइजमेंट ना हो, वो तंबाकू हमारा बिके ना, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारा ये प्रोग्राम बनाया गया। तो नाउ अ मेजर रिस्क फैक्टर इज वैरायटी ऑफ क्रॉनिक डिसीज लाइक कैंसर, लंग डिसीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो सबसे पहले शुरुआत ही हमारी यहाँ से हो गई कि हमारे आज के ज़माने में बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं इन बीमारियों के लिए, जैसे हमारा कैंसर हो गया, लंग कैंसर या लंग डिसीज़ हो गई, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गई। तो इन बीमारियों के लिए हमारे बहुत सारे होते हैं। तो जो इंडिया है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट तंबाकू प्रोड्यूसर है एंड कंज्यूमर कंट्री है, यानी कि इंडिया में सेकंड है जहाँ सबसे ज़्यादा तंबाकू हमारा प्रोड्यूस किया जाता है और यूज़ भी इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है, सेकंड लार्जेस्ट। अब तंबाकू इतना डेंजरस क्यों? क्योंकि तंबाकू कंटेन करता है निकोटीन को। अब निकोटीन भाई बोलोगे इतना ज़्यादा तो नहीं है कुछ, फिर इतना सीरियस क्या हुआ? क्योंकि निकोटीन की एक खासियत क्या होती है कि ये एडिक्टिव नेचर का होता है, यानी कि ये कॉज करता है लोगों में एडिक्शन। अब जब एडिक्शन हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, बार बार उसी को मतलब यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। और जब कोई भी चीज़, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, अगर खाना पीना जो आपका नॉर्मल रोटी वगैरह, अगर वो भी आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लग जाओगे तो वो भी एक मूवमेंट पर आपके लिए नुकसान करेगी। तो ये जो हमारा निकोटीन है ये तो ऑब्वियसली पहले से एक हजार्डस सब्सटेंस है जो कैंसर कॉज करता है। तो इसका जब अत्यधिक लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एडिक्शन कॉज करके बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेशन सीरियस कर सकता है, जैसे हमारा लंग कैंसर हो गया, हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसीज वगैरह होंगे, तो ऐसी बीमारी कर सकता है। तो तंबाकू कंटेन निकोटिनिक विच रिजल्ट एडिक्शन, दैट इज वाई सो मैनी पीपल हु हैव यूज्ड तंबाकू फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्विट। और इसीलिए ये हमारा बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है कि लोग तंबाकू को छोड़ नहीं पाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि लॉन्च किया है बेस्ट नेशनल तंबाकू कंट्रोल एक्ट इन मई 2003। तो इन्होंने जो नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम इसको मई 2003
में क्या क्या लॉन्च किया। अब इसका जो मेन एम हमारा क्या था कि ये प्रोहिबिट करेगा यानी कि रोकेगा एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो हमारे तंबाकू के ऐड आते हैं उनको। सेकंड हमारा ट्रेड मतलब जो हमारे तंबाकू वगैरह इसकी सेल, इसको बेचना खरीदना, इन चीज़ों को रोका जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऊपर से जो कोकेन ड्रग्स हैं उनको भी इलीगली बहुत ज़्यादा बेचा जाता है। सेकंड क्या है, प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन कम की जाए। और थर्ड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन भी कम किया जाए। तो मेन एम हमारे तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम का यही है कि ये हमारे जो तंबाकू इसकी एडवर्टाइजमेंट, इसका बेचना, ट्रेडिंग करना, इसकी प्रोडक्शन बनाना, इसको सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारा क्या कर सके, रोक सके, प्रोहिबिट कर सके। तो यहाँ पर जो हमारा मई 2003 में एक्चुअल में क्या हुआ था, तंबाकू नेशनल तंबाकू प्रोग्राम है, इसको मतलब पास किया गया था गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। लेकिन ये देखो, इसको लॉन्च होने में हमारे लगभग 4-5 साल और लग गई। और ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ था 2007 से 2008 में इन इंडिया के अंदर में। नाउ ये जैसे ही हमारा लॉन्च हुआ तो ये इंप्लीमेंट किया गया था हमारे 21 स्टेट के अंदर, जिसमें 42 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पर कवर होते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया तंबाकू के बारे में क्या कैसे है। बेसिक इंट्रो आप समझ गए होंगे, तंबाकू के बारे में सारा कुछ लिख कर आ जाओगे, आप समझ जाओगे। तो अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊँ तो सिंपल क्या हो रहा है कि तंबाकू हमारा एक मतलब पूरा हमारा देश सेकंड लार्जेस्ट है, कंज्यूमर सबसे ज़्यादा होते हैं। तंबाकू में निकोटिनिक होता है, जिससे एडिक्शन हो जाती है और एडिक्शन होने की वजह से इसको लोग छोड़ नहीं पाते हैं। अब नुकसान क्या है कि भाई तंबाकू हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकता है, मतलब लंग बीमारी कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट की बीमारी कर सकता है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने इसको मतलब लॉन्च करने के लिए पास किया 2003 में, लॉन्च हुआ हमारे 2007 और 8 में। मेन एम क्या था कि जो तंबाकू है इसका जो बेचना है, ट्रेड करना है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सबको हम रोक सकें। तो ये हमारे कुछ बात आई थी तंबाकू के बारे में। अब मेन हम अगर ऑब्जेक्टिव बारे बात करें तो जो हमारा है टू अवेयर पीपल रिगार्डिंग द हजार्डस इफेक्ट। तो हमें क्या करना है, पीपल्स को मतलब अवेयर कराना है कि भाई तंबाकू के बहुत सारे नुकसान है, हजार्डस इफेक्ट है। टू कंट्रोल तंबाकू कंजप्शन को कंट्रोल करना है। एंड मिनिमाइज द डेथ कॉज, यानी कि इससे जो लोग मर रहे हैं उसकी डेथ को हम क्या कर सके, कम कर सकें। टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ तंबाकू, प्रोडक्शन और सप्लाई को कम करना है। टू ट्रेन द हेल्थ एंड सोशल वर्कर एनजीओ स्कूल, यानी कि हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है हेल्थ सोशल वर्कर की, ये खुद भी बचे और लोगों को भी बचा सके। टू हेल्प द पीपल क्विट तंबाकू यूज, तंबाकू को जो छोड़ना चाहते हैं उन लोगों की हमको हेल्प करनी है। और लास्ट में स्टेबलाइजमेंट ऑफ लेबोरेटरी फॉर तंबाकू टेस्टिंग। अब जो तंबाकू की टेस्टिंग वगैरह होती है तो उसके लिए हम लेबोरेटरी वगैरह क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें कि लोग इसकी टेस्टिंग वगैरह अच्छे से कर सकें। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3-4 पॉइंट आपको ऐसे मिल गए जो आपने पहले फर्स्ट पेज में ही पढ़े थे कि हमें तंबाकू को रोकना है, बेचने से रोकना है, उससे जो लोग मर रहे हैं उनको कम करना है, उसके हजार्डस इफेक्ट के बारे में बताना है, हेल्थ सोशल वर्कर को ट्रेंड करना है और तंबाकू को क्विट जो करना चाहते हैं उनकी हेल्प करनी है। तो ये सब हो गया। अब एम हमारा क्या हो गया, एनटीसीपी यानी कि नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम का, कि प्रमोट अ हेल्थफुल एनवायरनमेंट बाई प्रोहिबिटिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में तो स्मोकिंग करना बिल्कुल ही मना है, तो उसको तो रोकना ही है पूरा, और ये चल भी रहा है, बहुत ज़्यादा रोका जाता है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ तंबाकू, जो हार्मफुल इफेक्ट है जो पहले बोला था हजार्डस इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट, उसी के बारे में प्रमोट करना है। प्रोडक्शन को रोकना है हमारा, प्रोवाइड करनी है एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड को, ये हमारा मेन हो गया। और तंबाकू यूज़ करें उनको हेल्प, यानी कि भाई सेम चीज़ें हमारे यहाँ फिर से आ गई हैं। अब अगर आउटकम्स के बारे में बात करें तो तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम जो हमारा है वो हमारा इंप्लीमेंट किया गया है लगभग 612 डिस्ट्रिक्ट में इन ऑल स्टेट, यानी कि अब ये हमारा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 612 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये पहुँच चुका है। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ द यूज़ ऑफ सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट इन फिल्म एंड टीवी प्रोग्राम, यानी कि एकदम टीवी वगैरह में हम रोक तो पाए नहीं है जो सिगरेट वगैरह या तंबाकू यूज़ हो रहा है, तो उसको एटलीस्ट रेगुलेट कर सकें। यानी कि जहाँ जब भी कोई यूज़ करेगा तो ऐसा आपको साइन मिला हुआ देखने को मिलता है कि इट इज़ कॉस्ट मतलब कैंसर, इट कैन कॉज कैंसर या स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो प्लीज़ डू नॉट। तो इस तरह आपको ये देखने को मिल जाता है। तो अपना देश भी अजीब है कि भाई बोर्डिंग लगा रहे हैं एकदम वीआईपी इस तरह करके तंबाकू, ये हर तरफ मतलब बोर्डिंग लगा रखी कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब सब कहीं नहीं पीना, कुछ नहीं मिलना है। लेकिन हर एक दुकान, हर एक नुक्कड़, हर एक गली में आपको जो है सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पानी सारा कुछ मिल जाता है। तो जब रोकना ही है तो भाई इनर बैन लगाओ कि अगर सोर्स को खत्म कर दोगे तो यहाँ पर आने वाली चीज़ में मिलेगा ही नहीं, और जब सोर्स खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो लोग ऑटोमेटिक उस चीज़ का यूज़ कम करेंगे। लेकिन सोर्स आपने इतने बढ़ा रखे हैं कि हर एक गली मोहल्ले में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, जब इजीली इतनी अवेलेबल होगी तो लोग तो यूज़ करेंगे। और अवेयरनेस आपको पता ही है कि भाई जंक फूड भी मना किया जाता है लेकिन बहुत पीते हैं लोग, तो यही होता है भैया आज के ज़माने में। उसके बाद यहाँ देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेशन इन सेल, यानी कि यहाँ पर हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी पूरा मतलब सेल कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर 3 जो है हमारी नेशनल तंबाकू टेस्टिंग लेबोरेटरी भी ओपन की गई है। बाकी मेन हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है उसको भी बैन किया गया है या फिर प्रोहिबिटेड किया गया है। तो ये मेन हमारे आउटकम्स हो गए। तो आई होप आपको ये तंबाकू वाला प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो थोड़ा बहुत आप बैक करके भी देख सकते हो, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब हमारे यहाँ पर 4th प्रोग्राम आता है आज का, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। तो ये देखा था वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
ये हमारा मदर एंड चाइल्ड वाला है ना, उसके रेफरेंस में कई बार आ जाता है, यानी कि वो नहीं आया देन ये हमारा अल्टरनेट में आ जाता है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको जाननी है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है। तो सबसे पहले तो जान लो कि भाई एल्डरली पर्सन क्या है, क्योंकि इन्हीं के लिए प्रोग्राम लाया गया है। तो जो लोग हमारे 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनको हम एज ए एल्डरली गिनने लगते हैं, और इन्हीं को हम जो है जेरिएट्रिक पर्सन भी बोलते हैं। यानी कि जेरिएट्रिक सर्विस के बारे में अगर कहीं भी आपको कैसे भी लिखा मिल जाए तो समझ लेना वहाँ बात हो रही है हमारे एल्डरली या फिर सीनियर सिटीजन लोगों के बारे में। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि द पीपल ओवर द एज ऑफ 60 हैज कंसिडर्ड एन एल्डरली, जिनकी एज 60 से ज़्यादा है वो हमारे एल्डर पर्सन कहे जाते हैं। उसके बाद द बर्ड पॉपुलेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग एंड हैव मोर ओल्डर देन चिल्ड्रन। अब जो आज की दुनिया में बढ़ती जा रहा है, अभी हमारा यूथ का देश है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमारे जो ओल्ड एज पीपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जब वो बढ़ जाएंगे तो उसके लिए हमको थोड़ा सा मतलब हमारे देश को ये देखना है कि कैसे हम उन लोगों की क्या कर सकते हैं, केयर कर सके। तो उसके लिए जो हमारी NSSO है यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, उन्होंने ये बताया कि जो मोस्टली हमारे ओल्ड एज पीपल्स हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें उनको इससे बचाना है, और डेली लाइफ बीइंग कैसे करनी है उस चीज़ से हमको क्या करना है, यहाँ पर इनको प्रिवेंट करना है। मतलब अगर मैं सिंपल आपको कहानी की तरह बताऊं तो जो हमारे ऐसे लोग जो 60 साल से ऊपर के उनको हम एल्डरली लोग बोलते हैं। अब आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि जो एल्डर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि अभी यूथ बहुत ज़्यादा है। अब यूथ बहुत ज़्यादा है तो आने वाले टाइम में वही यूथ हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड एज में चला जाएगा। आज से 20, 30, 40 साल बाद हमारा ओल्ड एज में चला जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक लगभग 300 मिलियन हमारे बूढ़े लोग होंगे। हम लोग भी वही बुढ़े हो जाएंगे, मुबारक हो आप लोगों को। तो जब हमारी एक नेशनल सैंपल सर्वे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं एल्डरली, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली डायबिटीज़ हो गया हमारा, आंखों के कम देखना, भूलना हमारा हो गया, दिल की बीमारी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया। कि सुना होगा भाई हमारे दादा को भाई ग्लूकोज है, डायबिटीज़ हो रखी है, शुगर हो रखी है, भाई उनको बीपी हाई हो जाता है, उनका बीपी लो हो जाता है, उनको दिखता कम है, उनको याद कम रहता है, एल्जाइमर हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो भाई मोस्टली ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलती हैं। तो उन कम्युनिकेबल डिसीज ये हमारी होती है जिससे उनका जो डेली रहना सहना है वो हमारा उनका कम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे बचा के रखेंगे, यही हमको क्या करना है, इस प्रोग्राम में बनाना है। तो इसी के लिए हमारे ये प्रोग्राम लाया गया था 2010 के अंदर, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली वाज लॉन्च्ड इन 2010। ये 2010 में हमारा लॉन्च किया गया था। अब द मेन एम इज टू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो मेन एम तो हमारा इसका है कि ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको और जो सीनियर सिटीजन वाले लोग हैं उनको हम प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके। नाउ दिस प्रोग्राम प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द हेल्थ केयर फैसिलिटी टू एल्डरली इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो यहाँ पर हम मेनली क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो वही हो गया, 2010 में लॉन्च किया गया था, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव की भाई उद्देश्य क्या है हमारे इस एल्डरली प्रोग्राम का। पहले तो लोग भाई ध्यान नहीं रखते, लात बाहर निकालते हैं, अब उनकी केयर कर रहे हो तो ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। वैसे अब ये बहुत कम होता है, लोग आज भी बागवान देख के बच्चों को जज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल बच्चे संभल गए हैं और ये बागवान को अपोज कर रही है हमारी इंस्टाग्राम की दुनिया। यहाँ पर डेली कोई ना कोई वो डाल देता है कि भाई अपने माँ से प्यार करो, पापा जी से प्यार करो, उनके खिलाफ कुछ डाल देता है, उनके लिए डाल देता है। तो वहाँ से सारा कुछ प्यार हमारा बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग। तो एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग का मतलब क्या है कि एज तो बढ़ रही है लेकिन वो हेल्दी है। यानी कि आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जो 60-70 की, अनिल कपूर को ले लो, 60 उम्र की, मैं भी एकदम ऐसा लगता है जैसे 30-40 साल का हो। तो ऐसे ही एज बोलते हैं हम हेल्दी एजिंग। और एक्टिव का मतलब क्या है कि 60 साल की उम्र में आप बिस्तर पर नहीं पड़ने चाहिए, आप एकदम एक्टिव रहें। तो वही हमारी होती है एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग को हमें प्रमोट करना है। सेकंड, टू आइडेंटिफाई, इसको आप कैसे लाइन को याद रखोगे, अनिल कपूर से, यानी कि आपको अनिल कपूर बनना है इन फ्यूचर में। टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रोग्राम अप्रिशिएट हेल्थ सर्विसेज, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, टू आइडेंटिफाई दैट द हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विसेज। इसका हमको पहचानना है कि जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम वो एक्चुअल में हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड थर्ड पॉइंट आता है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म केयर सर्विस टू एजिंग पॉपुलेशन। इसमें क्या है कि हमको जो केयर है वो लंबे समय तक अपनी एजिंग पॉपुलेशन, जो हमारे एल्डरली लोग हैं, उनको लंबे समय तक हाई क्वालिटी की केयर प्रोवाइड करनी है। यानी कि हम लंबे टाइम तक उनको हाई क्वालिटी की केयर प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है टू प्रोवाइड असेसेबल, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी सर्विस। हमको असेसेबल एंड अफोर्डेबल का मतलब ऐसा है कि जो हमारे ओल्ड एज पीपल्स हैं, एल्डरली लोग हैं, वो उसके पास वो ईजिली असेसेबल हो, यानी कि वो उसका फ़ायदा भी उठा सकें। और अफोर्डेबल मतलब ज़्यादा महंगा उनके लिए कुछ ना हो, जिससे वो उसका अच्छे से यूज़ कर सके। ठीक है, लास्ट हमारा आता है कन्वर्जेंस ऑफ आयुष एंड नेशनल रूरल प्रोग्राम मिशन। अब हमारे कुछ आयुष मंत्रालय हैं, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम है, इनके साथ मिलजुल कर हमारा जो ये एल्डरली वाला प्रोग्राम वो मिलकर काम करें। अब आयुष की फुल फॉर्म देखते हैं कितने लोगों को पता है।
ए से तो हमारा आयुर्वेदिक है। अब देखते हैं कितने लोगों इसके बारे में आगे पता है, कमेंट्स में लिख के बताओ। नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम मिशन हमारा मेनली क्या है कि हमें जो रूरल एरिया है वहाँ पर हमको अवेयरनेस, नॉलेज, सैनिटेशन सारा कुछ पहुँचा के उनको बढ़िया बना देना। तो ये हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है हमारा। तो ये हमारा मेनली उद्देश्य हो गया कि जो हमारे एल्डरली पीपल है उनको असेसिबल हो, वो चीज़ों के लिए अफोर्डेबल हो, ये चीज़ों हेल्दी एजिंग के कंसेप्ट पे हमें काम करना है और हेल्थ सर्विस उनको प्रोवाइड करनी है और लंबे टाइम तक यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आयुष और NRHM के साथ हमको मिलकर काम करना है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। प्रोग्राम्स के बारे में बात करें यहाँ पर, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो हमारे इस चीज़ में हमारी क्या कर रहे हैं, काम आ रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ना। तो पहला हमारा आता है सब सेंटर, यानी कि इनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, या एलिमेंट्स है, या हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स है। तो सब सेंटर का मेनली काम क्या होता है हमारा कि ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा हमारे जो एल्डरली पीपल है उनको हेल्दी एजिंग के बारे में। उनको बताएगा कि अनिल कपूर देखो आज भी कितने लोग उनमें मरते हैं भाई, कितना मस्त लग रहा है, कितना क्या है। तो ऐसे उन्हें हेल्दी एजिंग के बारे में बताया जाएगा कि भाई अगर आप भी अपने बुढ़ापे में हेल्दी एज रहोगे, आपको बीमारी नहीं लगेगी, आप अपने नाती पोतों का भी मुंह देख सकते हो। तो इस तरह उनको फायदे बताए जाएंगे। फिर सेकंड यार डोमिसिलरी विजिट, यानी कि सब सेंटर के अंदर हमें डोमिसिलरी विजिट देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ पर जो भी मतलब रिसर्चर या होमवर्ड जो मतलब ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं आ सकते, भाई चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए घर जा जाके इलाज किया जाता है, उनको जा जाके घर केयर पहुंचाई जाती है। सेकंड हमारा आता है, इसके अंदर और भी वैसे चीज़ है, मैंने शॉर्ट में आपको समझाया। सेकंड हमारा आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेनली क्या होता है कि हफ्ते में एक बार जेरिएट्रिक क्लिनिक रन कराया जाता है। जेरिएट्रिक का मतलब मैंने पहले बता दिया कि जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एल्डरली लोगों के लिए डिनोट किया जा रहा है। तो हफ्ते में एक बार जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो क्या करते हैं भाई, जेरिएट्रिक क्लिनिक रन कराते हैं हमारा किसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्या है कि यहाँ पर वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे जितने भी हमारे एल्डरली लोग हैं, कि उन्हें कोई दिक्कत वगैरह ना हो, और वो रेगुलर उनके हेल्थ चेकअप होते हैं और मेडिसिन वगैरह के प्रोविजन भी अच्छे से, यानी कि दवाइयाँ भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अब अगर कोई लोग हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुछ ठीक नहीं होते, सीरियस होते, देन उनको जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ में या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ में क्या कर देते हैं, मतलब रेफर कर देते हैं, या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफर किया जाता है। तो हमारा थर्ड यहाँ पर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारा एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। तो जो हमारे ऐसे एल्डरली पीपल्स हैं जो हमारे सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक नहीं हो रहे हैं, देन वो हमारे क्या करे जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेज दिए जाते हैं। अब जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्चुअल में वो हमारा क्या है, वो हफ्ते में 2 बार हमारे मतलब जेरिएट्रिक क्लिनिक लगाता है, यानी कि 2 दिन वहाँ पर जो ओल्ड आ सकते हैं। ये रिहेबिलाइजेशन करा रहा है, यानी कि जो पेशेंट को नॉर्मल स्टेज में वापस लेके आ रहा है। डोमिसिलरी विजिट भी करता है, यानी कि यहाँ पर आपको 2 बात पता चलें, PSC और CSC, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2 ऐसे हैं जो मतलब डोमिसिलरी विजिट दे रहे हैं, यानी कि वो लोगों के घर जा जाके, जो एल्डरली पीपल के घर जा जाके भी इलाज करवा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पर चीज़ हो गई। फोर्थ हमारा आता है यहाँ पर रीजनल जेरिएट्रिक सेंटर। तो रीजनल जेरिएट्रिक सेंटर हमारा क्या है, ये हमारा एक स्पेशल टाइप का, कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्डर पीपल के लिए है। तो ये हमारा OPD क्लिनिक रन करवाता है जो हमारे सिर्फ एल्डरली पीपल के लिए, और ये रेगुलर बेस पे हमारा चलता रहता है। इसके अंदर लगभग हमारे 30 बेडेड के इन पेशेंट्स होते हैं, यानी कि पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती रह सकते हैं, जिसमें सारी फैसिलिटी हैं उनके लिए, स्पेशलिस्ट सारी चीज़ें हमारी होंगी। जैसे आप देखोगे वहाँ पर सर्जरी, आई के लिए, आँख के लिए, कान के लिए, कार्डियो जैसे, यानी कि सारे ऐसी फैसिलिटी सिर्फ ओल्ड एज पीपल्स के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होगी यहाँ पर। अब लास्ट में यहाँ थर्ड पॉइंट आता है गेट रेफर्ड केसेस फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड बिलो। अब जितने भी हमारे पेशेंट हैं प्राइमरी के, कम्युनिटी के, ये अगर कहीं भी कोई ठीक नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, वो सारे के सारे पेशेंट हमारे रीजनल जेरिएट्रिक सेंटर में पहुँचाए जाते हैं। कि ये मेन हमारा क्या है, मेन हमारा यही है, यानी कि ये हमारा स्पेशल इसी के लिए, तो सारे हमारे यहाँ पहुँचाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक और हमारा टर्म, यहाँ पर जगह कम थी, आप लिख देना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या है, ये हमारा कोई डेडिकेटेड मतलब पूरा हॉस्पिटल जेरिएट्रिक यानी कि ओल्ड एज पीपल के लिए नहीं, लेकिन इसके अंदर हमारे कुछ डेडिकेटेड OPD हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप हॉस्पिटल वगैरह कभी गए हो, किधर देखा होगा कि ये जगह हमारे बुजुर्गों के लिए है, यानी कि ये जगह हमारे ओल्ड एज पीपल यानी कि ये एल्डरली पीपल के लिए। तो इसी तरह वहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई ओल्ड एज पीपल क्या होते हैं, इतने मतलब पूरे आप लोगों की तरह जवान तो है नहीं कि लड़ झगड़ के कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी जगह बनाई जाती है कि आप लोगों का यहाँ जगह है, आप यहाँ जाके इलाज करा सकते हो। तो इसी तरह हमारे जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ कुछ हमारी सुविधाएं ओल्ड एज पीपल के लिए, एल्डरली पीपल के लिए दी जाती हैं, जहाँ 10 बेड हमारे 10 बेड हैं और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नीड फॉर डेडिकेटेड हेल्थ केयर, तो हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो हमारे एल्डरली पीपल्स है वो फिजिकल अनेबल मतलब वो डिक्रीज हो जाती है, उनकी इकोनॉमिक इनएडिक्वेसी यानी कि उन पर रुपये पैसा भी ज़्यादा नहीं होता है। डिफरेंट अप्रोचेस एंड मैनेजमेंट, उनके लिए हमको अलग अलग अप्रोचेस और मैनेजमेंट चाहिए होते हैं। डिग्रेडेशन इन फैमिली वैल्यूज़, फैमिली मतलब अब आपको पता है फैमिलीज़ में इतनी वैल्यूज़ उनकी नहीं रहती है, जब वो ज़्यादा पैसे हो
बताते हैं। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू डिसीज। अब वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस ऑफ रिस्क, यानी कि जो हमारे एल्डरली पीपल थे उनको सबसे ज़्यादा चांस है कि वो बीमार हो सकते हैं, तो इसीलिए उनको आप अलग से मतलब प्रोवाइड करो, डेडिकेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइड करो। ड्यू टू क्रोनिक डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी हो सकती हैं, और राइजिंग पॉपुलेशन आजकल वो बढ़ते भी जा रहे हैं, तो इसीलिए उनको डेडिकेटेड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए। अब अगर आउटकम्स के बारे में बात की जाए कि क्या क्या हमारे आउटकम्स निकले, तो इन्होंने किया है स्टेबलाइज रीजनल जेरियाट्रिक सेंटर्स इन एंड 8 रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि हमारे जो मतलब पूरा देश है वहाँ पर बहुत सारे जो है रीजनल जेरियाट्रिक सेंटर हमारे ओपन किए जा रहे हैं जो हमारे स्पेशल एल्डरली लोगों के लिए हैं। साथ ही साथ हमारे 8 रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट भी ओपन किया गया है, जिससे लोग इस वाली चीज़ में मतलब अपना वो कर सके, डिप्लोमा वगैरह। नाउ पोस्ट ग्रेजुएट्स इन जेरियाट्रिक मेडिसिन फ्रॉम 8 रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो हमारे 8 रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट से हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं जेरियाट्रिक मेडिसिन के रूप में, यानी कि क्या क्या हमें एल्डरली लोगों के लिए चाहिए उन स्पेस में। ओपीडी एंड 10 बेडेड जेरियाट्रिक वार्ड्स बिल्ड इन 80 से 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैंने बोला ना 8 से 10 बेड हमारे होते हैं और डेडिकेटेड ओपीडी होता है, तो वो लगभग हमारे 80 से लेकर 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हमारे अलग से मतलब बिल्डअप किए गए हैं जेरियाट्रिक वार्ड्स के लिए। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट बनाई गई है मॉनिटर करने के लिए, यानी कि वीडियोग्राफी मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा के मॉनिटर भी कर सकते हैं किसमें क्या कैसे चल रहा है। फिर रिहैबिलिटेशन यूनिट, यानी कि रिहैबिलिटेशन उनको नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे, और एक डोमिसाइलरी विजिट, होम विजिट भी हमारी पीएससी और सीएससी के द्वारा मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के द्वारा। फिर हेल्थ केयर वर्कर शुड बी ट्रेंड टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं उनको मतलब ट्रेंड किया जा रहा है कि वो कैसे केयर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में इंडोर एंड आउटडोर सर्विसेज शुड बी मैनेज फॉर क्रोनिक एंड डिसेबिलिटी, यानी कि इंडोर आउटडोर सर्विस पहुंचानी है जो भी बीमारी वगैरह उनके लिए। तो ये थे हमारे सारे के सारे आउटकम्स। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो इसके बारे में आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने सारी कहानी समझा दी थी कि ये जो हमारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये हमारी WHO के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। अब सोशल हेल्थ के बारे में अगर बात करें हम, तो ये सोशल हेल्थ हमारी एक्चुअल में क्या है कि हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, हमारा लोगों के साथ उठन चलन कैसा है, यानी कि ये इसमें हम बात करते हैं ओवरऑल वेलबींग, कोई बंदा ओवरऑल हमारा कितना अच्छा कैसा है। सेकंड हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, यानी कि एक दूसरे आपस में उनका साथ कैसा है। और थर्ड यहाँ पर क्या है कि मतलब जो गुड्स है, अगर हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी मेंटल है फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें सोशल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर, तो सोशल हेल्थ प्रोग्राम हमारे वही नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारे सोशली हेल्थ, क्योंकि जितने भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है वो हमारे क्या कर रहे हैं, वो ओवरऑल हमारी हेल्प ही कर रहे हैं। तो यही हमारे सोशल हेल्थ प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम, यानी कि सिंपल देखा जाए तो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, यहाँ पर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया है कि ये हमारे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो इससे हमारी ये हेल्थ प्रमोशन कर सकें, जो हमारी हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकें, कंट्रोल ऑफ डिसीज, जो डिसीज है उनको कंट्रोल कर सकें, प्रमोशन ऑफ मेडिसिन का यूज़ कर सकें, और एक और लाइन लिख सकते हो आपकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट को डिक्रीज कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे सोशल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पर लाए गए हैं हमारे। अब इस वाले टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंट सोशल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बस इस तरह का एक आपको ग्राफ बनाना है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन आप सबसे लास्ट वाले टॉपिक पर, और सबसे लास्ट टॉपिक से मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी जो है लगभग 14-15 प्रोग्राम के बारे में पढ़ चुके हो, तो यहाँ लगभग आप 7-8 प्रोग्राम के बारे में लिख सकते हो। इंट्रो जस्ट आपको उसकी सन लिखनी है, ईयर लिखना है, कब वो लॉन्च हुआ है, और उसका जस्ट ऑब्जेक्टिव लिखना है। बहुत आराम से इसको पूरा बना सकते हो। तो पहला हमारा आता है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, जो हमारा 1975 में आया था, और इसका मेन एम क्या था कि कैंसर जो हमारे तम्बाकू का यूज है जिससे कैंसर हो सकता है और भी चीज़ है उसको ये प्रिवेंट कर सके। सेकंड हमारा है डीफनेस के लिए प्रोग्राम है यहाँ पर। तो डीफनेस का मेन है कि यहाँ पर हम क्या कर सकें, ईयर के जो प्रॉब्लम या हियरिंग लॉस है उसको हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। थर्ड हमारा प्रोग्राम आता है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हमारा 1982 में आया था, और इसकी मेन हमारी चीज़ क्या थी, पहले ये बताओ कि जो डीफनेस की सन है वो यहाँ पर कहीं नहीं मिल रही है। तो अगर आपको बताया कि कौन से ईयर में हमारा डीफनेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, सर्च करके बताओ, कहीं से बताओ, लेकिन कमेंट्स में लिख के बताओ। तो हमारा ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है कि टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकें, मेंटल हेल्थ केयर को मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी केयर प्रोवाइड कर सकें। फोर्थ हमारा यहाँ पर आ जाता है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। तो इसमें बेसिकली क्या है, 1982 में हमारा ये आया था, टू प्रोवाइड ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑन कैंसर प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस। यहाँ पर हमें कैंसर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें हमें लिखनी है।
फिर हमारा फिफ्थ आता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये हमारा 1983 में आया था, टू कंट्रोल द डिसीज एक्टिविटी इन ऑल नोन केसेस ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के जितने भी केस हैं वहाँ से हम क्या कर सकें, इरेडिकेट कर सकें, मतलब जो हमारे लेप्रोसी बैक्टीरिया की वजह से था उसको हम हटा सकें। और यहाँ हमारा सेवंथ आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। ये 1985 में आया था। इसको मैंने डिटेल्स में पहले से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसका मेन एम क्या था कि हम 6 प्रिवेंटेबल डिसीज के अगेंस्ट में क्या कर सकें, अपने बच्चों को इम्यूनाइज कर सकें, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये 1985 में आया था। फिर नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ये 2007 में आया था। और मेन हमारा इनका एम क्या है, टू कंट्रोल प्रिवेंट तंबाकू कंजप्शन एंड एजुकेटेड मोटिवेट स्मोकर टू क्विट। यानी कि हम एजुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे स्मोकर्स को कि आप क्विट कर दो और आप तंबाकू वगैरह का यूज ज़्यादा ना करो। 2010 में हमारा प्रोग्राम आया था नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो इनका मेन एम क्या था कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन सक्सेस द एल्डरली पर्सन, जो हमारे ओल्ड एज पीपल थे उनको हम क्या कर सकें, ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें सीनियर सिटीजन को। तो बस यही हमारा सोशल हेल्थ प्रोग्राम था, इसके बारे में ये कुछ बातें थी। अब यहाँ पर एक हमारा और क्वेश्चन आता है, जो एडिशनल क्वेश्चन है, रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। यानी कि जो हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है इसमें WHO का क्या रोल है, इसके ऊपर कई बार 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर WHO के बारे में बात करें तो WHO हमारा क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि गवर्नमेंट की पूरी भी नहीं है लेकिन उससे मिलते जुल के काम करती है, यानी कि उससे कनेक्ट में रह के ये काम करती है। नाउ एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद इट्स मेंबर। अब ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जितने भी मेंबर्स हैं सबके साथ कोलैबोरेशन में काम करती है। यानी कि WHO हमारी इतनी स्टैंडर्ड और वर्ल्ड क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर काम करती है। और ये गवर्नमेंटेड नहीं है। अभी आपको शौक लगेगा, ये हमारे इंटर गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट से मिलकर काम कर रही है। तो अब जो हमारी WHO है वो हमारा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पूरे इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। क्या करता है, पहले ये टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि टेक्निकली पूरे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और असिस्ट भी कर रहा है, यानी कि क्या प्रोग्राम कैसे चल रहा है तो उसमें असिस्ट कर रहा है। जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम में आपको बताया WHO ने हमें रिमूव किया था कि भाई आपका देश पूरा फ्री हो गया है, आप अच्छे लोगों, आपने अच्छा काम किया है। तो हर एक चीज़ पर ये नज़र रखता है WHO कि कौन सा प्रोग्राम कितने काम करा कैसे। जैसे अभी कोरोना का वो चला था, आप कितनी भी अगर कोरोना से रील देख रहे हो तो उसमें WHO का पूरा गाइडेंस लेके आता था कि आपको कैसे कोरोना से बचना है। बाकी ये हमारा क्या कर रहा था, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा था, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी कि मॉनिटर कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है सारा। बाकी यहाँ पर इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के कुछ और काम है, कैसे क्या है, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। जो WHO हमारा ये काम करता है कि डिजीज को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट कर रहा है। तो WHO प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, वही टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ये हमारा कंट्रोल हेल्प कर रहा है कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज, जैसे हमारा मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स हो गए। तो इन सब में क्या कर रहा है, जो WHO हमारा हेल्प कर रहा है कि भाई डिजीज को कंट्रोल कर सको। तो अब इस टॉपिक की अगर देखा जाए तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। ये बेसिक कहानी आप याद कर ही दोगे, क्या कैसे है। 4 पॉइंट, डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसमें आपको डिसीज के नाम लिख देने कि ऐसे ऐसे डिसीज को हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद ये हमारी जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो हेल्प करती है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो स्ट्रेंथन, यानी कि उसको ताकत प्रोवाइड मिल सके और वो अपने काम अच्छे से सारे के सारे कर सके। सेकंड केस है इम्यूनाइजेशन वाला। तो इम्यूनाइजेशन क्या है कि WHO का मेन, जैसे कोरोना में वो वैक्सीन के लिए मोटिवेट करता रहा जिससे हमारी वैक्सीन लेके सारे लोग जो अपने आप को मस्त कर सकें, मतलब इम्यूनाइज कर सकें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सके। तो वो मेन काम है कि इम्यूनाइजेशन आल्सो हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैक्सीन और स्ट्रेंथन द वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। जितने भी हमारे वैक्सीन के डिलीवरी सिस्टम है उनको भी ये क्या कर सके, प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके। थर्ड हमारा आता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो वही मदर और चाइल्ड हेल्थ की केयर में हमारी ये हेल्प कर सके। था ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द कैपेसिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम टू प्रोवाइड एंड केयर और चाइल्ड हेल्थ सर्विस, यानी कि जो हमारे मदर चाइल्ड केयर है उनमें मतलब स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड कर सके। और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग, जितने भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम है, स्टडी पॉलिसी है, उनको ये प्रॉपर चलाने में हेल्प करे। तो ओवरऑल देखा जाए तो WHO डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सभी प्रोग्राम में हेल्प कर रहा है, सभी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, सभी को चलाने में हेल्प कर रहा है। अब थोड़ी सी अगर फंक्शन के बारे में बात करें क्या कैसे है, तो WHO का मेन क्या है कि प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम हमारे मतलब किए जा रहे हैं, इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनको प्रमोट करेगा और उनको मॉनिटर करेगा। प्रोवाइड लीडरशिप, एक तरह से हम सबके ऊपर लीडर बन के बैठा है WHO, जो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है ऑन क्रिटिकल मैटर। जो भी क्रिटिकल मैटर्स होते हैं वेयर जॉइंट एक्शन नीडेड, जहाँ पे सभी जॉइंट एक्शन लेंगे, तो सभी देशों के साथ मिलजुल कर हमारा WHO क्या करेगा, बात करेगा, क्योंकि WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्पिंग गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथ हेल्थ केयर सर्विसेज, जितनी हमारी गवर्नमेंट है उनको हेल्प करता है कि भाई स्ट्रेंथ कर सके सारी चीज़ों को। प्रमोट द इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन के इंप्रूवमेंट को बढ़ाएगा यहाँ पर, और हाउसिंग एनवायरमेंट हाइजीन करेगा, टेक्नोलॉजी स्किल्स को बढ़ाएगा, सस्टेनेबल कराएगा, और तो मॉनिटर हेल्थ सिचुएशन को मॉनिटर करेगा, और जो भी चीज़ है उसको मतलब हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। तो देखा जाए WHO के काफ़ी ज़्यादा रोल हैं। तो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो में अगर कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है वो आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है। बाकी नोट्स आपको वेबसाइट carewellpharma.in पे मिल जाएगा, और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे गूगल प्ले से। और कमेंट्स लिख के बताओ जो भी डाउट्स है। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।